हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वे टू स्टडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 अगस्त से एनसीवीटी आईटीआई के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है और ये वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इलेक्ट्रीशियन से अपनी आईटीआई कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रीशियन के सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अपनी एग्जामिनेशन से घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अपने इस वी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको 5 इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ और जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 99% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इलेक्ट्रीशियन के सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से ये वीडियो देखें। इसमें जितने क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। ये सारे 20 क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए, जनरेटर और मोटर दो अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं। जनरेटर क्या काम करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और मोटर इसका उल्टा काम करती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पर बात चल रही है जनरेटर की, तो याद रखें जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। तो वेरी सिंपल है, BLV sin थीटा। आप हमेशा 10, 11, 12 में आपने पढ़ाई है फिजिक्स में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, BLV sin थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो डीसी जनरेटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। तो याद रखें इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। क्वेश्चन नंबर 4, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस होता है उसको नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो हमेशा याद रखना है, जब भी कोई अननोन रेजिस्टेंस की बात की जाए, एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने की बात की जाए, तो हमेशा केल्विन ब्रिज से मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ये केल्विन ब्रिज। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी आर्मेचर वाइंडिंग को टेस्ट करने की बात आती है तो आर्मेचर वाइंडिंग का जो टेस्ट होता है वो हमेशा ग्राउलर के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर दो तरह के ग्राउलर दे रखे हैं, तो इंटरनल ग्राउलर और दूसरा है ऑप्शन नंबर सी बाहरी ग्राउलर यानी कि एक्सटर्नल ग्राउलर। तो आप समझ लीजिए कि इंटरनल ग्राउलर क्या होता है, जो मोटर या जनरेटर में अंदर लगा हुआ होता है। अब जाहिर सी बात है, जब आर्मेचर फूक जाएगी तो उसमें ऑटोमेटिक तो वो टेस्ट होगा नहीं, आपको एक्सटर्नल ग्राउलर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो इसका एक्सटर्नल ग्राउलर आप इसको याद कर लें। क्वेश्चन नंबर सी, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम यानी कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल करेक्ट आंसर है। देखिए, हमेशा याद रखना कि जो मोटर होती है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर डिपेंड करती है और जो डीसी जनरेटर होता है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर डिपेंड करता है। तो डीसी मोटर में जो आर्मेचर के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल द्वारा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या होता है। ये स्प्लिट रिंग नहीं है, ये स्लिप रिंग है। तो डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य होता है। ये जो स्लिप रिंग होती है ये कलेक्ट करती है करंट को इकट्ठा करने का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर बी कलेक्ट द करंट यूनिडायरेक्शनली, एक दिशा में करंट को इकट्ठा करती है स्लिप रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास एफ इंसुलेशन का तापमान कितना होता है। तो यहाँ पर क्लास एफ का इंसुलेशन टेम्परेचर पूछा गया है। तो हमेशा याद रखना है कि 155 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्लास एफ का इंसुलेशन टेम्परेचर, 155 डिग्री सी। लेकिन क्लास एफ इंसुलेशन तक ही सीमित नहीं है, क्लास ए, वाई, बी, एफ, एच, सी बहुत सारे इंसुलेशन होते हैं जिन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है क्लास एफ का इंसुलेशन कितना होता है, तो आप हमेशा याद रखना कि वो 155 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ये सिंपल एक लर्न करने वाला क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है। तो आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो हमेशा याद रखना ऑप्शन सी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है उसका उपयोग हम आर्क वेल्डिंग में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है।
सिंपल सी बात है, इसमें पूछा गया कि जो 4 पॉइंट का स्टार्टर होता है उसमें जो होल्डिंग कॉइल लगी होती है उसमें एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ होता है। तो ये पूछ रहा है कि उस रेजिस्टेंस का पर्पस क्या होता है। वो जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट को कम करने का काम करता है, उसको लिमिट करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए एनटीसी में धारा को सीमित करता है, एनटीसी में धारा को सीमित करने का काम करता है होल्डिंग कॉइल से जुड़ा प्रतिरोधक। क्वेश्चन नंबर 11, 3 फेज की स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर की आवृत्ति क्या होती है। तो वो जो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सप्लाई के बराबर होती है, जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है उसी के बराबर होती है। रोटर की फ्रीक्वेंसी और सप्लाई की फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है। तो इसका ऑप्शन ए आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर यानी इंटरनल ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। जब भी ग्राउलर की बात आती है तो उससे हमेशा आर्मेचर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी शॉर्ट सर्किट टेस्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, स्वचालित यानी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य होता है। जो टाइमर होता है वो स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार से डेल्टा को बदलता है। तो ऑप्शन नंबर सी स्टार से डेल्टा में बदलें इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, एसी मोटरों में लंबी कॉर्ड वाइंडिंग ना करने का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर सी मोर वाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड, क्योंकि कॉर्ड वाइंडिंग करने में बहुत ज़्यादा वायर इस्तेमाल की जाती है। तो कॉर्ड वाइंडिंग ना करने का जो कारण है वो अधिक वायर इस्तेमाल ना करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी मोर वाइंडिंग आर रिक्वायर्ड राइट आंसर है। तो इसको आप मार्क कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिज़ाइन का सचित्र वर्णन किया गया है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक डायग्राम था, वो डायग्राम इसमें शो नहीं हो पाया है। तो जब वो डायग्राम ही नहीं इसमें दिख रहा है तो उसका हम आंसर भी नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। यानी कि जो यूनिवर्सल मोटर होती है उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो याद रखना, जो यूनिवर्सल मोटर होती है उसका उपयोग हमेशा फूड मिक्सर में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए फूड मिक्सर। क्वेश्चन नंबर 17, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बीच जो विस्थापन होता है वो कितने डिग्री का होता है। यहाँ पर विस्थापन की बात की जा रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है। तो याद रखना कि सिंगल फेस मोटर जो होती है उसमें हमेशा 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होता है। ऑप्शन ए 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18, घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। जो घर में जो हम पानी भरने के लिए जो हम मोटर इस्तेमाल करते हैं उसके लिए कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो इसका ऑप्शन डी याद रखेंगे आप कि घरों में जो इस्तेमाल होने वाली मोटर है वो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है जिससे हम पानी भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होता है। रेजिस्टेंट स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का जो टॉर्क होता है वो सबसे कम होता है। ऑप्शन डी रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी मोटर में आधी कॉइल यानी हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है। तो हमेशा याद रखेंगे ये आपके घरों में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत ख़ास उपकरण है, छत का पंखा। तो जो छत का पंखा होता है वो उसमें हाफ कॉइल होती है, हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है। तो गाइस ये 20 क्वेश्चन थे, इनमें से आपको सीबीटी एग्ज़ाम में एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो फंसने वाले हैं। तो ये जो 20 क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। और मैं 5 प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपका बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक का बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।